जी एक बार फिर तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद काजी और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता हूं सब रंग हर सोमवार को शाम 7 बजे। आज फिर एज यूजुअल मेरे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद से मौजूद होंगे। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन जो आपके कमेंट्स हैं वो ज़रूर आने चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, 3 टाइम्स वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी जो तकरीर थी उस हवाले से हम बात करेंगे आज इफ्तिखार भाई से। और जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो लेटर ऑन आएंगे उनके साथ भी इस मौजू पर बात होगी। पहले ज़रा सुनिएगा कि ये दोनों पार्टियां जो हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं, वो एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर है, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। यहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे। और बेटा अपना तो हिसाब पहले कर लो, तुम किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। बिल्कुल, आपने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। जी तो देखा आपने कि ये एक दूसरे को क्या कुछ कहते रहे हैं इन द पास्ट, लेकिन एक बार फिर ये इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन हैरत इस बात की होती है कि नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज करवाने आए हुए हैं और यहाँ से बैठकर वो तकरीर भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, दे थिंक दैट मियां साहब इज क्वाइट हेल्थी। बाहर घूमने फिरने जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और इतनी लंबी तकरीर जो है वो भी उन्होंने वाया लिंक जो है वो की है। बात दरअसल ये है कि उन्होंने एक बार फिर वही रस्मी जो उनकी बातचीत है वही दोहराई है कि इलेक्शन की धांधली जो है उसके हवाले से उन्होंने बात की और जो आर्मी है उसके हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि वो मुदाखलत करें जो हुकूमतों को सिलेक्ट करके लाते हैं। तो साफ जाहिर है कि आर्मी के हवाले से इन्होंने बात की। और आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने एक मीटिंग में साफ कह दिया था लास्ट वीक, जहाँ पर बिलावल खुद भी मौजूद थे, शेख रशीद साहब और सिराजुल हक साहब और बहुत सारे दूसरे लीडरान जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि हमें सियासत से दूर रखें। तो फिर ये जो सियासी लीडरान हैं ये क्या चाहते हैं आर्मी से, इस पर हम बात करेंगे। और वैसे तो ये एक दूसरे को, जैसे आपने सुना कि हम चौक में घसीटेंगे, पेट फाड़ेंगे, जो कुछ आपने लूटा हुआ है वो वापस लाएंगे, ये सब कुछ एक दूसरे को कहते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि इनकी अपनी करप्शन जो है वो छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठे हैं एक बार फिर। इस पर हम बातचीत करेंगे। इफ्तिखार भाई हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, कुछ थोड़े से क्लिप आपने सुने, ये क्या कुछ एक दूसरे को कहते रहे इन द पास्ट, और जब भी इलेक्शन आते हैं उससे पहले ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं और बड़े अजीब किस्म के नारे एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं। फिर जब इनकी करप्शन सामने आना शुरू होती है तो ये एक हो जाते हैं अपनी करप्शन बनाने के लिए। हमारी आवाम जो है उसको भी तो अब कुछ सोचना चाहिए कि ये किस किस्म का रवैया है हमारे जो सियासतदान हैं। देखें जी, वो विलियम शेक्सपियर की एक बड़ी मशहूर जो है उसकी कोटेशन है कि डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, कि जी वो डेविल जो है वो बाइबल की तिलावत भी कर सकता है अपने मकसद के हसूल के लिए, तो शैतान के लिए। तो अब देखें कि ये वो लोग हैं कि जो अपने इक़्तिदार और पैसे की हवस के सिलसिले में एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर वो जो मशहूर बात है ना कि बारियां लगी होती हैं। मियां साहब अब बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, अब बराह रास्त उन्होंने हथियार उठा लिए।
ये वही पाकिस्तान आर्मी है जिसने मियां साहब जो उस वक्त मियां शरीफ साहब ने जनरल ज़िया-उल हक के कहने पर, जनरल जिलानी जो उस वक्त गवर्नर थे, जो पहले DGI भी थे, तो उन्होंने जनाब इनको इंट्रोड्यूस करवाया था पॉलिटिक्स के अंदर। तो मियां साहब उस वक्त, बल्कि मेरे पास वो बड़ी मशहूर तस्वीर भी पड़ी है कि एक वार्डन की वर्दी पहनने के लिए भी तरसते होते थे। तो खैर वो एक सूबाई वजीर बने और उसके बाद वो सुना है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। अब अगर मेरी स्टैब्लिशमेंट वाले भी सुन रहे हैं तो उनके लिए भी, उनको भी पता होगा। तो उसके बाद फिर ये परवान चढ़ते रहे जनरल ज़िया-उल हक के। मतलब वो तो कहते हैं कि मैं उनका दूसरा रूहानी बेटा था। एक तो जाज़-उल हक कहा जाता था, अनवारुल हक तो वैसे ही वो पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं थे। तो ये जाज़-उल हक के साथ इनके दूसरे रूहानी बेटे थे। वो ये रूहानी बेटे को परवान चढ़ाते रहे। फिर वो जनरल ज़िया-उल हक की इवन जब डेथ होती है 17 अगस्त 1988 को, तो ये भी होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर उस वक्त जो मोहम्मद खान जुनेजो होते हैं वो फारक ही होता है। 29 मई 1988 को जुनेजो को उजड़ी कैंप के सिलसिले में वो जो ब्लास्ट होता है, तो उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें जो मोहम्मद खान जुनेजो थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया था, उन्होंने कोर्ट मार्शल रिकमेंड किया था जनरल हमीद गुल का और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का। ये हुमायूं अख्तर के वाले, तो वो भी एक्स DGI थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये इनकी जो दास्तान है मियां साहब की, वो तो परवान ही वहीं से चढ़े थे। और फिर अब ये बात कर रहे हैं कि आर्मी जो है वो पहले इलेक्शंस में उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और इलेक्शंस के अंदर जो अपनी मर्जी के कैंडिडेट को चुनती है, हंग पार्लियामेंट्स बनाती है। तो 3 दफा तो ये खुद भी वजीर आजम रहे हैं। तो तीनों दफा जब इनके मामलात जो होते हैं, ये किसी भी सदर के साथ इनके मामलात ठीक नहीं होते, आर्मी चीफ के साथ नहीं होते, चाहे वो आसफ नवाज जंजुआ साहब थे, वो उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद फिर वो वहीद काकड़ साहब का आए थे, तो वहीद काकड़ का तो फार्मूला लगा था, इनको निकाल दिया गया था जब वो जस्टिस नसीम हसन शाह की अदालत से ही आए थे अपना रिस्टोर करवा के। उसके बाद आप देखें जनरल जहांगीर करामत के साथ, वो भी आर्मी चीफ थे, तो उनके साथ भी इनका मामला नहीं चला। फिर उनके बाद इन्होंने खुद ही चूज किया जनरल मुशर्रफ को, तो उन्होंने भी इनके साथ वो यही सलूक किया था। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी हिस्ट्री मौजूद है। फिर दूसरी है जो बात करते हैं, जो आपने क्लिप्स भी मुझे दिखाए हैं, कि लोगों हैरान होता है, खासतौर पे बच्चे जो अभी छोटे जवान हो रहे हैं, कि यार ये लोग इतनी वो लाड़काना में और सड़कों पे घसीटना था, और जरदारी हम जनाब ये 600 करोड़ लाख डॉलर जो है, $6 मिलियन जो है, या $60 लाख जो है, ये तुम वापस करो, ये सरे महल की बात करते थे। और ये जितने भी केसेस हैं, ये सैफुर रहमान, इनका इत्तसाबुर रहमान जिसको कहा जाता था, वो कहता है उनके ये केसेस जो है वो करप्शन के केसेस नैब के जरिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये तो मियां साहब के शायद इमरान खान के दौर में शायद एक आध रेफरेंस दायर हुआ है इनके अंदर। तो अब ये फिर अपनी दौलत की मकसद के लिए, अपने दौलत को क्या कहते हैं बचाने के लिए ये इकट्ठे हो गए हैं। तो मियां साहब की जो जुबान थी कल, तो वो जो हमें एक चीज नजर आती थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी शायद कोई बातचीत चल रही है, वो गेट नंबर 4 जिसे कहते हैं अल-मशहूर, जहां से वो बुर्का पहन के लोग जाते हैं सियासत करने के लिए। तो वो मेरा ख्याल है अब मियां साहब जो हैं वो शायद उनके मामला तय नहीं हो सके। और उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए जो राह हमवार कर रहे थे पाकिस्तान में रहते हुए, वो मेरा ख्याल है उनके लिए मसला क्रिएट कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे, आपने देखा होगा वो उनकी जो स्पीच थी, वो नवाज शरीफ ने जो ब्लंडर्स किए थे अपने हिसाब से, वो उनको जो है वो जस्टिफिकेशन या उनकी क्लैरिफिकेशन करते रहे, यूं नहीं हुआ, यूं होगा, ये होगा, तो वो हो गया। तो अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, या एटलीस्ट हमें एट द प्रेजेंट जो है कि कोई नियर कोई आर्मी के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई हमें मुफाहमत का वो जो सिलसिला है वो नजर नहीं आता। तो देखना अब ये है कि अब लेकिन एक और भी एक सिलसिला नजर आ रहा है हमें कि मरियम का, और मरियम ने उनको मुबारकबाद दी है कॉल करके, जबकि जो शहबाज शरीफ साहब उनका मुंह उतरा हुआ था। तो और वो मुंह इसलिए उतरा हुआ था कि वो ज्यादा फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान में है। आज वो सलमान शहबाज के भी वो खाते में से उनके जो नौकर थे, चपड़ासी थे, कुक थे, वो उनके को पता नहीं कितने बिलियन रुपीस उनके फेक अकाउंट्स में उनके अंदर वो मौजूद थे।
तो वो निकल आया, नैब की तरफ से एक और रेफरेंस दायर किया जा रहा है। तो काई साहब ये जो कहा जाता था ना कि जी ये मुल्क की खातर, फिर उन डॉन लीग्स की बात की, डॉन लीग्स के हवाले से भी उन्होंने डॉन लीग्स एक तरह की ये मिलिट्री की गलती थी जनरल राहील की कि इनको माफी दे दी। उनका वही नैरेटिव था जो मूडी का नैरेटिव था, तो उसमें वो उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया था। अब हमें देखना ये है कि वो कौन लोग थे जो मियां साहब को बकायदा, जिनके लिए ग्राउंड हमवार की मियां साहब के लिए, वो एस्टेब्लिशमेंट में भी बैठे होंगे और सिविल गवर्नमेंट में भी बैठे होंगे और शायद अदलिया में भी बैठे। इफ्तिखार भाई, आप समझते हैं कि ये जो रिएक्शन था कल मियां साहब का, क्योंकि आर्मी के साथ उनकी बातचीत नहीं बनी, इसलिए इस किस्म का रिएक्शन आया है? क्योंकि आर्मी के चीफ जो हैं उन्होंने तो साफ कह दिया था एक हफ्ता पहले ही कि आर्मी को सियासत से दूर रखें। तो आप क्या समझते हैं कि इसी वजह से ये रिएक्शन आया है? देखें, ये एक अकेली ये बात नहीं है, वो ये जो इवन एपीसी से पहले उन्होंने बकायदा इनको ऑफर की थी, जो फैसल जावेद दिखा रहा था लेटर भी उनका, कि जी हम ये जो एपीसी कर रहे हैं और उसके बाद हम जो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो वो खत्म हो सकता है अगर हम हमारे केस वापस ले लिए जाएं। तो वो जो मेरा ख्याल है कि आर्मी जो है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान को आर्मी जो है वो अब नहीं लाइक करती, या जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो नहीं वो अप्रूवल वो नहीं रही, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन बज़ाहिर आर्मी के पास हमें कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि चौधरी शुजात साहब ने भी कंडेम किया मियां साहब के कि उन्होंने अदारों को कमजोर करने की गुफ्तगू की है, ना कि अदारों को इकट्ठा करने। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। किसी भी हुकूमत के ऊपर तो तनकीद हो सकती है, उनकी परफॉर्मेंस पे आप तनकीद कर सकते हैं, हम बीइंग जर्नलिस्ट जो हैं वो हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम जो इंस्टीट्यूशंस को तबाह करना शुरू कर दें और उनके खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करें। तो ये जो आपको उनके तलखी नजर आ रही थी, वो वाज़ेह थी कि मियां साहब को अब वो जो मेरा ख्याल है सुर्ख झंडी करा दी गई है कि आप कि वो जो केसेस वापस नहीं होंगे, आपकी नाअहली का जो सिलसिला हुआ है कोर्ट के जरिए वो नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मियां साहब ने तो अपने भाई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, दूसरा मरियम के हवाले से जो उसका फ्यूचर है वो भी दाव पे लगा दिया उन्होंने, सियासी जो फ्यूचर है। जी मियां अपना काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, कश्मीर के हवाले से हम हमेशा इस प्रोग्राम में बात करते आए हैं। आज भी 3 बच्चे जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है और बगैर वालिदैन को इतला दिए उन तक मैयत पहुंचाने के उन्होंने दफना भी दिया है। तो मतलब है कि ये कश्मीर का मसला जो है कब तक ऐसे चलता रहेगा? और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर भी इफ्तिखार भाई आए दिन फायरिंग होती रहती है। तो इस हवाले से कोई ठोस जो कदम है वो क्यों नहीं हमारी हुकूमत या मिलिट्री उठाती? देखें, वो एक तो मियां साहब की वो हवाले से थोड़ा सा ऐड कर दूं, मकबूजा कश्मीर के उनकी स्पीच में जो एनालिस्ट हैं वो ये उनको कह रहे हैं कि आपने सब चीज़ों का नाम लिया लेकिन आपने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसकी आपने बात नहीं की। तो एक तो मियां साहब का ये, क्योंकि उनका मकसद तो ये नहीं था, वो तो अपने पैसों का रोना रोना था, उन्होंने दूसरे सिला। दूसरा जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो जुल्म की बात, वो आपको पता है 5 अगस्त को जब इन्होंने मूडी ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो अभी तक को 30,000 के करीब बच्चे अगवा किए गए हैं और मर्द और बच्चे अगवा किए गए हैं। उनको जिनसी तशद्दुद का बनाया गया है, निशाना बनाया गया और खवातीन को रेप किया गया है और मैस जो है वो उनके जो गैंग रेप्स हैं वो किए गए हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है वो की गई है। और जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो जाहिर है कि वो टॉर्चर का एक लामुतनाही सिलसिला जो चलता आ रहा है 1989 से, क्योंकि इंडिजिनस मूवमेंट जो 1989 से शुरू हुई है और ये आज तक मेरा ख्याल है कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका बच्चा अगवा ना हुआ हो, जिसके खातून को रेप ना किया गया हो मकबूजा कश्मीर की वैली में। और ये जो इनकी कोशिश है कि ये मकबूजा कश्मीर की जो आबादी है उसको मुसलमानों को कम करके अक़लियत में बनाने की कोशिश की जाए और हिंदू जो है वो शरपसंद हिंदू जो है या
मुतशद्दद किस्म की ज़हनियत रखने वाले हिंदू जो है उनको वहां बसाया जाए, तो वो उनकी कोशिश जारी है। तो ये बुरहान जो शहीद किया था बुरहान वानी को। रिसेंटली, हाँ जी बुरहानी, और उसके अलावा जो दूसरे भी थे, जी 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 उनका वो उनका उनका मकसद ये प्रोटेस्ट यही था कि ये जो मूडी गवर्नमेंट जो है वो जो कर रही है, मुसलमानों को अकलियत में बदलने की कोशिश कर रही है, वो उसके खिलाफ वो काम कर रहा था। आज भी यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप देखें ना कि फारूक अब्दुल्ला को देख ले, जो आसिया अंद्राबी, फारूक अब्दुल्ला के महबूबा मुफ्ती को देख लें, ये वो लोग थे जो ये हिंदुस्तान के साथ, उनके जहन के साथ हम आहंग होकर मूडी के साथ काम करने को तैयार थे। लेकिन 5 अगस्त पिछले साल 2019 के जब से ये उन्होंने आर्टिकल 35A और 370 जो खत्म किए हैं, तो वो जो कहते थे कि जी हम हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर लेंगे, तो वो जो उनकी खसूसी जो हैसियत थी, जो स्टेटस था कश्मीर का, वो खत्म कर दिया है। तो फिर अब उनको पाकिस्तान याद आना शुरू हुआ कि जिन्ना जो थे वो सही कहते थे कि ये जो हिंदू ज़हनियत के हवाले से कि हमें इनके साथ इल्हाक नहीं करना चाहिए डोगरा राज के बाद। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये, फिर आपको ये भी मैंने बताया था कि 1948 में इंडिया गया था यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान नहीं गया था। तो ये जो उस वक्त की जो सेकुलर जो क़यादत थी हिंदुस्तान की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी वगैरह, और वो अब मूडी ने हिंदुस्ता एक फनाटिक किस्म की जो जहनियत है, जो नाजी जहनियत को डोमिनेट करती है या रिप्रेजेंट करती है, वो उधर जो है वो कत्ल गारत का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और ये मूडी अकेला नहीं है, ये पहले भी मैं कहता हूँ, मेरा फर्म बिलीफ है कि जो हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें मुसैद है, MI5, MI6 है, CIA है और ये रॉ है, ये बाकायदा ये प्लान उनका है कि यहाँ पे रीजन के अंदर जो ग्रेटर इसराइल का जो एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे अड्डे बनाए जाएं, जाके चाइना जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जिसमें अब वो ग्रुप बनता जा रहा है, जिसमें इंडिया सिर्फ अकेला रह गया। तो वो ग्रुप में कौन है कि चाइना जो है उसको लीड कर रहा है, जिसमें रशिया भी शामिल हो गया है, और अब चाबहार के खात्मे के बाद जो पाकिस्तान, ईरान भी शामिल हो गया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ये और ये सारी जो कार कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वो एक ग्रुप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसमें जो थोड़ी सी जो उन्होंने कोशिश की है कि UAE जो है उसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात जब कायम होंगे तो उसमें सिक्योरिटी के ताल्लुकात भी उन्होंने कहा कि हम बहाल करेंगे। ऑब्वियसली वो इसराइल जो है वो अपने अड्डे बनाएगा UAE में, और बहरीन में भी अभी रिसेंटली जो UAE के साथ अपना उन्होंने इसराइल के साथ जो उन्होंने मुआहिदा किया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, वो भी मेरा ख्याल है कि जो कोशिश कर रहा है कि रीजन के अंदर इसराइल का एक और अड्डा जो है कायम हो जाए। और मुझे लगता है कि ओमान जो है, ये छोटी सी स्टेट जो है, वहां पर भी आ जाएंगे, क्योंकि अवाम जो मस्कत है वो बिल्कुल ग्वादर के सामने है। तो मेन टारगेट उनका ग्वादर और जो है चाइना का जो रूट है पाकिस्तान के जो फैसिलिटेट किया हुआ है थ्रू ग्वादर, वो मेरा ख्याल है उनका वो टारगेट होगा। और आप ये देख भी रहे होंगे कि दहशतगर्दी जो है बलूचिस्तान में, खासतौर पर तुर्बत, मकरान और ये इन एरियाज में, वो अभी रिसेंटली भी आपको नजर आती होगी। जी कैसा है? अच्छा इफ्तिखार भाई, आप एक छोटा सा क्लिप सुनिए नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने नाम लेकर आसिम सलीम बाजवा साहब का कि उन्होंने हमारी हुकूमत जो बलूचिस्तान में थी वो तोड़वाई थी। जरा सुनिएगा। जी जी। पहले एक मजमूम साजिश की गई, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो आर्मी पे एक इल्जाम लगाने वाली बात है, लेकिन असल हुकूमत तोड़ी किसने थे? इनके ही साथी ने तोड़ी थी। जरा सुनिएगा। जी जी। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूं।
जी, आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूँगा, और एक जगह तो वो ये कहते हैं कि मैं आपको पंजाब की हुकूमत भी नहीं लेने दूँगा। तो ये जब इन पर जी जी आन बनती है, इनकी करप्शन पे, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जैसे कश्मीर का इश्यू है, उस पे ये इकट्ठे नहीं होते। देखें, कश्मीर का मैं बता रहा हूं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स हैं, और ये जो मियां साहब जो हैं वो आप देखिएगा कि ये अल्ताफ हुसैन बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्ताफ ये वहां से अब स्पीच किया करेंगे, इनको भी वही आशीर्वाद हासिल होगा जो इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है मियां साहब को एक मोहरे के तौर पर, अगर जो इंतहाई कमजोर मोहरा है अल्ताफ हुसैन के जमाने में। अब देखो अल्ताफ हुसैन के मुकाबले में अल्ताफ तो एक आवाज लगाता था तो अगले दिन कराची खून से नहला दिया गया, उसमें उसके भी दांत जो हैं वो मिलिट्री ने और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसने निकाल दिए, और फिर अदालत ने भी कह दिया कि उनकी स्पीच नहीं हो सकती। आजकल आप देख लें वो उनको पैसों के हवाले से या दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो फेस कर रहे हैं। जहां तक ये बात कर रहे हैं, जो सादक संजरानी आया था तो वो डायरेक्ट इनके पीपल्स पार्टी के आशीर्वाद से आया था। ये ओपनली ये कहते हैं अपना ये मैं जरदारी साहब जो हैं वो उनके आशीर्वाद से आया था। उस वक्त कोर कमांडर साहब का क्या वो ऐसा वो क्या वो उसमें ताल्लुक था, वो तो पीपल्स पार्टी जो है वो इन्हीं का दोस्त थे ना, वो सादक संजरानी साहब जो है वो बिलावल वही भुट्टो मैं कह रहा हूँ ना इफ्तिखार भाई कि ये डायरेक्ट जो है ना इल्जाम लगा रहे हैं, हालांकि इनको पता हुआ क्या था। जी देखें, वो तो बात सही है, लेकिन वो इल्जाम के साथ जो रिलेटेड इल्जाम है वो है मनी ट्रेल अपना आसम बाजवा साहब की। तो मैं अक्सर ये प्रोग्राम्स में ये मैं कई दफा कह चुका हूं कि आसम बाजवा साहब को चाहिए कि अहमद नूरानी को कोर्ट में लेके आए, उसके खिलाफ जो है वो जो एविडेंस जो हम देखें, ही इज नॉट इन यूनिफॉर्म। ये अब ये फौजी तरीका नहीं है कि आप जो है अपने मैंने लेटर लिख दिया, मैंने कह दिया कि ये मेरे वाइफ का नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है, ये मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नो, आप उसी तरह प्रोड्यूस करें। अगर मैं इस घर में रहता हूं तो मैंने कहा ये मेरा कागज है, ये जनाब मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन है, और ये मेरे जराए आमदन है, आप इसको काउंटर चेक कर लें, ठीक है ना। तो वो मेरा ख्याल है कि ये अभी एग्रावेट करेगा, जिस तरह मैंने पिछली दफा भी प्रेडिक्ट किया था कि आसम बाजवा साहब के खिलाफ जो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि सीपैक इज द टारगेट, और बाजवा जो है वो आपको पता है कि वो एक सिंबल बन गया, बाजवा डॉक्ट्रिन जो है वो एक सिंबल बना हुआ है, तो वो इनको तकलीफ देता है। वो बाजवा के साथ बड़ा बाजवा जो है वो उनको लिंक कर रहे होते हैं अपनी इमोशनल ऑर्केस्ट्रेशन के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि जनरल बाजवा साहब को चाहिए कि इनके मतलब मुंह पे मारे, वो कागजात मारे, मनी ट्रेल दें। अदरवाइज आप देखिएगा, क्योंकि वो तो उनको बोलने की आदत नहीं है जनरल, क्योंकि आर्मी अफसर्स को ये ट्रेन नहीं होते पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की या हवाले से। उनके पास एक ही रास्ता है, वो है कोर्ट। कोर्ट में वो जो उन्होंने कहा है कि जी अच्छा, अब देखें ना कि वो ये एससीसी बंदा भी उठाया गया, फिर उसके बाद वो वहां क्या बताया गया कि जी ये इंडिया को इस चोरी करके दिए गए, और उसके बाद वो जो है अमेरिका से वो गए, फिर वो मेजर गौरव की बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, वो उनके खिलाफ अगर वो 1923 सीक्रेट एक्ट एक होता है 1923 का, क्या कोई डॉक्यूमेंट जो है वो जिस तरह आर्मी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लासिफाइड कहते हैं उसको ना, तो नॉन क्लासिफाइड अगर डॉक्यूमेंट हैं तो फिर तो केस नहीं बनेगा। अगर वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं तो, या मेरे अगर आप जायदाद का पता करना चाहते हैं तो आप जाके पता कर सकते हैं जाके, वो दैट इज नॉट अ क्लासिफाइड। अब ये देखना है कि एससीसीपी में क्लासिफिकेशन क्या है। टॉप सीक्रेट जो है वो सिर्फ मखसूस लोग देख सकते हैं, फिर सीक्रेट होता है, फिर उसके लिए कॉन्फिडेंशियल होता है, ये सारा वो सिलसिला चल रहा होता है। तो जनरल बाजवा साहब को चाहिए कि वो उनको जो जिनके खिलाफ जो है वो चला हुआ है एक कंपेन चली हुई है, तो आपको चाहिए कि आप जाएं अदालत के अंदर। जी जी बिल्कुल, उनको चाहिए कि इस चीज का जवाब जो है वो सामने रखें। जिस तरह आप लोग कहेंगे जी कि मैं पीटीआई की जो है उसमें हमायत में बोल रहा हूँ, जैसे कि इमरान खान ने पिछले 40 साल की जो रसीदें हैं या जो भी ट्रांजैक्शन है वो दिखाई हैं, इसी तरह बाजवा साहब को भी चाहिए कि वो अपनी सारी जो है वो दिखाएं जाके कोर्ट में। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, वो ये कि पीटीआई जब से हुकूमत में आई है तो पुलिस में, साइबर क्राइम में जो करप्शन है वो बढ़ गई है, और सुनने में आया है कि जो
जहां 5,000 कोई लिया करता था काम का, वहां 10-10 हजार लेना शुरू कर दिए। इसकी क्या वजह है? ये जी क्यों जी नहीं कर पा रहे? देखें, ब्यूरोक्रेसी, मैंने बार बार कहा है इमरान खान साहब को भी कि आप ब्यूरोक्रेसी पर तवज्जो दें। जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, हमें जो प्रॉब्लम देखें, जो सूबा पंजाब होता है, जिसकी अक्सरियत सूबा पंजाब में होती है, वही फेडरल गवर्नमेंट में वो हुकूमत बनाता है अक्सर औकात, ठीक है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब इधर रहे, फिर इधर वो, तो लेकिन देखना ये है कि जो ये जो ब्यूरोक्रेट, अब देखो 50,000 रुपये आपको परसों में हमने जो एक प्रोग्राम किया था, को रिश्वत उसने ली है साइबर क्राइम वालों ने, मतलब वो खुद जो साइबर क्राइम रोकने वाले थे, वो तो केस हमने आज मैं वो टेकअप कर लिया विद चीफ आईजी, मैंने पुलिस के साथ केस टेकअप कर लिया। तो उसमें फिर जो आज मीटिंग भी हो गई है डीपीओ साहिवाल के साथ उनकी, और फिर वो बाकायदा सुबह फिर बुलाया है लीगल डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन क्या वजह है इफ्तिखार भाई, क्या वजह है कि ये इस चीज पे काबू नहीं कर रहा? देखें, मैं अब बताता हूँ, ठीक है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। देखिए 35 ईयर्स से इन लोगों की हुकूमत है। वो मैंने आगे भी आपको बताया था कि अब्बास साहब एक आईजी होते थे, वो उन्होंने जाते हुए कहा था कि ये जो मियां फैमिली है, इन्होंने 81 से लेकर ऑनवर्ड जो भर्तियां की हैं, 20-25 हजार ऐसे लोग भर्तियां की हैं, पुलिस और इंपॉर्टेंट जगह, नायब तहसीलदार, ये वो, जो मियां साहब आज जो है वो डीएसपी और एसपी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो वो उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? ब्यूरोक्रेसी इसलिए मदद नहीं कर रही है कि खाबे खांचे बंद कर दिए हैं। जब आप खुद नहीं खाते तो ऊपर वालों नीचे वालों को भी खाने नहीं देते, तो उसके लिए फिर ये रिएक्ट कर रही है। आप देखें कि आटा जो है वो हमारे पाकिस्तान में उगता है, और गंदम जो है वो दूसरे तीसरे नंबर का हम जो है वो गंदम प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में, तो उसके बावजूद भी आटा हमें बाहर से मंगवाना पड़ा है, चीनी बाहर से मंगवाना पड़ा। और इमरान खान के क्लोज एड जो है, उनको एफआईए ने बुलाया हुआ है, जहांगीर तरीन को, वो आने को तैयार नहीं है, उनको पता है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो अब ये वो लोग हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये मियां साहब की पाली हुई है। और इवन उसके अंदर जो है, इसे हम सिविल सर्विस नहीं कहते, इसे इत्तेफाक सिविल सर्विस कहते हैं, इत्तेफाक फाउंड्री के वाले से। तो वो सिविल सर्विस अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, और उसके जो कैंसर, आपको पता है कैंसर को साफ करने में कितने वो दिन लगते हैं। तो ये जो साइबर क्राइम, बल्कि मेरी आज एक बात हुई है दीपालपुर में, ना मेरी स्टूडेंट है, शी इज अ लॉयर आल्सो, जो तो मेरे से लॉ पढ़ती थी, तो वो बार काउंसिल दीपालपुर में आज एक उसी तरह का गैंग रेप हुआ है, जो घर के अंदर डकैती हुई है। अब ये एक ट्रेंड आ रहा है, मैं इस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई के खिलाफ कुछ साजिश तो नहीं है कि लोगों को इतना उनसे मतनफर कर दो कि जिस तरह ये मोटरवे पर लड़की रेप हो गई है बच्चों के सामने, फिर एक और रेप हुआ है शेखुपुरा के सामने, फिर आज सुबह दीपालपुर के में वो रेप हुआ है कि वालदा जो है वो डकैती हो गई है, लेकिन वो डाकू ने जाने के बाद पहले उसको यानी हाउसवाइफ को उन्होंने रेप किया है, जिसपे वो आरपीओ जो है साहिवाल भी गया हुआ था, तारक अब्बास कुरैशी, उससे भी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, छोटी, फिर मैंने आपको कोट किया था कि 18 ज्यादती के केस आए हैं हम 2 दिन के अंदर, वो छोटी बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ। ये जो सडन जी, ये सडन जो राइज हुआ है सेक्सुअल क्राइम्स का, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो अनप्रेसिडेंट होने की वजह से अब वो जाहिर है कि आप और हुकूमत जो है उनको वो मिल जाता है, जिसमें मियां साहब ने भी फरमाया कि जो मोटरवे पे क्या हुआ, उनको धमकी दी है वो अपना, और वो जो सीसीपीओ आपको पता है उसने अरेस्ट कर लिया है कल रात, जो इसी तरह डकैती हुई है किसी बंदे के साथ। तो वो उसको जो नाके पे खड़ा था वो मिलने को तैयार नहीं था, बात करने को, जो थाने के अंदर बैठा हुआ था एएसआई या एसएचओ जो था वो तैयार नहीं था। फिर आज सीसीपीओ ने, उमर शेख ने बुलाकर उन दोनों को हथकड़ी लगवा दी, ठीक है ना। तो ये जो सडन राइज है, तो ये इंतहाई जो है वो क्या कहते हैं सस्पिशियस किस्म की हमें बात लगती है कि ये जो सडन राइज है, और ये सेक्सुअल क्राइम्स, उसके पहले मैंने आपको कहा था कि जो जैनब वाला केस हुआ था, जो बंदा जो जिसको फांसी हुई थी, उसने जो ये 11वां केस था उसका, जैनब का जो वो वाला केस था, वो 5वां केस था, जिसमें उसका नाम था ईमान, बच्ची का नाम, उसको गैंग रेप किया था। लेकिन उस गैंग रेप को कवर करने के लिए डीपीओ कसूर जो उस वक्त का था, रिजवी था जो, और साथ एक इंस्पेक्टर और डीएसपी थे,
उन्होंने एक और बंदे जिसका नाम मुदस्सर था, वो रोड से उठाकर उसको गोली मार दी और बाद में कहा ये बंदा वही था। तशद्दुद करते रहे, उससे बयानिया दिलवाया, स्टेटमेंट दिलवाई, 164 का बयान उस जब बाद में ये इसको पकड़ा गया, ये जो ज़ैनब का कातिल था, तो वो ईमान जिसको मर्डर किया गया था, जिसके सिलसिले में मुदस्सर को पुलिस मुकाबले में मारा, मैं पुलिस ने पुलिस मुकाबले में मारा, तो वो शख्स को उसका पूछा फिर तुमने क्यों, ये किस सिलसिले में फिर मारा गया, तो वो तो उसका डीएनए तो मैच किया है ज़ैनब के कातिल के साथ, तो ये फिर किस तरह मार गया। आज तक उनको सजाएं नहीं हुई। अगर उनको सजाएं मिली होती, एक बंदे को रोड से उठाकर अपने जान बचाने के लिए, अपनी सीटें बचाने के लिए उसको मर्डर कर दिया, तो जिस वो कहते हैं कि मुल्क में इंसाफ ना हो, कुफर के साथ हुकूमत चल सकती है, हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है, लेकिन जहाँ पे इंसाफ ना हो, जस्टिस ना हो, तो वो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और पाकिस्तान में ये चाहिए इमरान खान को, अभी भी हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जो हुकूमत चलाना काम होता है ब्यूरोक्रेसी का, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल के, क्योंकि कंट्रोल ना होने की कई वजूहत हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अगर इनको कमा के देती थी तो वो अपने भी 10 काम करती थी, करप्शन के काम करती थी। जब तक उनको ये सजा और जजा का सिलसिला नहीं होगा अपना काजी साहब, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इमरान खान की हालत देखें, जिस तरह महंगाई चल रही है, तो महंगाई जो है वो आटा अब 70 रुपीज का हो गया केजी, जो 40 रुपीज था। अब गंदम आएगी, हमें पता नहीं चल रहा कहां से गंदम आएगी, और गंदम जो है वो आटा तो 40 रुपए पे होना चाहिए था, चीनी जो है वो कहा गया था 70 रुपए तक जाके रुक जाएगी, वो 110 रुपए पे चली गई है। तो ये अब ऑप्टिक्स है। इफ्तिखार भाई, बिल्कुल महंगाई तो पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो है वो बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मुलाकात हुई है इमरान खान की और जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की रिसेंटली, आप क्या समझते हैं कि आर्मी और मतलब के साथ मिलके काम कर रही हैं या नहीं? क्योंकि जो अपोजिशन है वो तो बिल्कुल आर्मी के खिलाफ है। ये आप जरा बता दीजिएगा, फिर आपसे इजाजत भी लेंगे। देखें जी, ये पहले तो ये मीटिंग हुई है इनकी 15-16 लोगों की, जिसमें शेख रशीद भी था, बिलावल जरदारी भी था, और शेनी रहमान और दूसरे लोग, सिराजुल हक वगैरह, ये 15 लोग, हाँ जी, आर्मी चीफ से मिले हैं। तो उनमें 2 बातें थी। उन्होंने ये कहा आर्मी चीफ ने कि भाई आप इलेक्शन प्रोसेस के इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे, ठीक है ना। एक तो बात की है बल्तिस्तान को जिला बनाने के, गिलगित बल्तिस्तान को जिला बनाने के वाले, सॉरी जिला कह रहा हूँ, सूबा बनाने की बात हुई है कि सूबा उसको बनाना चाहिए, उस पे उनकी कंसेंसस की बात थी। लेकिन जो एम्फोसिस था कि एक तो हमें सियासत के अंदर दाखिल ना करें, कि जी उसको छोड़ दें, उसको कर दें। इन्होंने वो देखे होंगे ना, अपना बूट की तरफ ही देते हैं ना, कि वोट की तरफ, वोट को इज्जत दो फिर बूट को इज्जत दो भी वाली बात भी होती है ना इनकी तरफ से। तो ईंट से ईंट भी आपको पता है कि बचाने की बात हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखें, जो आज जो आर्मी चीफ की इमरान खान से बात हुई है वो इन्हीं मौजूआत पर हुई है। एक तो फैटिफ के ऊपर 40 के करीब जो, या 35 या 38 के करीब जो लोग हाजिर नहीं हुए थे। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने उनको गाइडलाइन दी थी, जिस पर मरियम भी नाराज है, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते थे कि ये फैटिव वाला और मनी लॉन्ड्री वाला केस हो। तो कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, जिसकी मियां साहब ने, बड़े मियां साहब ने छोटे मियां साहब को गड़बड़ कर दी। तो आर्मी सबसे बड़ी जो प्लस एज है कि फर्स्ट टाइम जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है होल हार्टेडली फुल उनको साथ, इमरान खान के साथ उनका तावन शामिल है, हर किस्म के शोबे में, इवन माशी शोबे में भी वो ले रहे होते हैं, डिप्लोमेटिक जो है उनकी तरफ भी तवज्जो दी होती है। तो ये बातें सब पता है इनको, मियां साहब को भी पता है और बिलावल को भी पता है। तो खैर अभी जो इनका कोई इमीडिएट किस्म का कोई थ्रेट नहीं है इमरान खान के लिए। और देखना ये है कि अगर ये मोमेंटम जो है क्रिएट, आप देखें कि वो कह रहे हैं कि जी इस्तीफा दें मौलाना साहब सबसे ज्यादा मुझे जो मासूम बेवा लग रही है, वो जनाब आप इस्तीफा दे देंगे, बाकी सीरियस है वो तो इस्तीफा दे, वो सर वो इस्तीफा कैसे दें, वो मर जाएंगे, वो इस्तीफा देंगे बड़ी मुश्किल से। तो आते हैं वो सिंध की हुकूमत भी देनी, कैसे वो पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे, सिंध की असेंबलियां छोड़ दे, वो जो पैसे नोट आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। और इसी तरह जो मरकज के अंदर बैठे हुए नोट कमा रहे हैं, तो वो इस्तीफा कैसे दे दें। तो ये बहुत मुश्किल बात होती है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान के लिए इमीडिएट कोई थ्रेट है।
जो ठीक और है। APC भी कोई इतनी बड़ी कोई कामयाबी नहीं हुई। जी कैसा? ठीक है इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आइंदा अगले प्रोग्राम में भी दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर अल्लाह वेलकम, हाफिज। यू आर बहुत वेलकम। बहुत अल्लाह हाफिज।